नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 7 अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा। ये जो शब्द है वन, इस वन को कहीं भी एक सर्वमान्य परिभाषा के अंतर्गत इसको नहीं देखा जाता है। इसमें बहुत सारे जो स्थानीय या जो भी क्षेत्रीय या जो अंतर्राष्ट्रीय बात होती है उसमें ये सर्वमान्य परिभाषा के अंतर्गत अभी तक नहीं आ पाई है। लेकिन फिर भी हम इसे एक जो साधारण बोलचाल की भाषा में समझने के अर्थ में इसे परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो पहला शब्द है भू क्षेत्र में जो वन को हम लोग देख रहे हैं। भू क्षेत्र जहाँ पर जो वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो जाता है। वृक्षों का घनत्व कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर वृक्ष की जो संख्या है वो अधिक हो जाती है। वृक्षों का घनत्व भी समान जैसे मनुष्यों का घनत्व होता है, जन घनत्व होता है, उसी के समान इसका भी घनत्व होता है। तो जहाँ सामान्य से अधिक हो यानी उसकी संख्या जो है वृक्षों की संख्या अधिक हो तो वो क्षेत्र जो होता है वन के अंतर्गत हो सकता है। ठीक है। और इसमें वन को जो है देखा जाए तो कहते हैं कि ये हरे फेफड़े होते हैं, मीन्स जो है ग्रीन लंग्स के रूप में इसे जानते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इसे क्यों जानते हैं ग्रीन लंग्स के रूप में। शिखर जो होता है ये किसी भी वृक्ष का शाखीय भाग जो तने से ऊपर उठा हुआ रहता है वो वहाँ पे शिखर कहलाता है। ठीक है। इसी में एक शब्द आता है कैनोपी, या इसे हम लोग वितान बोलते हैं। ये पेड़ों की पत्तियों का जो घना जाल होता है वो वितान के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला है हमारा अधोतल। अधोतल क्या होता है? ये किसी भी वन में जो विभिन्न ऊंचाइयाँ होती हैं उसकी क्षैतिज परत के रूप में जब बनती हैं तो ये अधोतल कहलाती हैं। ठीक है। मीन्स जो होता है हॉरिजॉन्टली जो भी इसकी लेयर्स होती हैं वो अधोतल के अंतर्गत कहलाती हैं। इसी में होता है एक शब्द मृदा के अंतर्गत ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ये गहरे रंग का पदार्थ होता है। जो भी पेड़ पौधे या जो भी जीवीय या अजीवीय जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के सड़ने गलने से जो है इसका रंग गहरा हो जाता है और ये मृदा में सबसे ऊपर उपस्थित होता है। इसे टॉप सॉइल भी कह सकते हैं हम लोग। और यही जो होता है किसी भी मृदा की उर्वरता को बताता है। जितना अधिक जो है ह्यूमस होगा वो उतना अधिक उत्पादक मृदा कहलाएगा। कुछ शब्द और देख लेते हैं। अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, या इसे हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ये पादप जो प्लांट्स होते हैं और जंतु जो भी एनिमल्स होते हैं इन सब के जो शरीर को ह्यूमस में जो बदल जाते हैं, परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं, वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। अगला है हमारा जो एक प्रक्रिया के द्वारा जो संतुलन होता है हमारे पर्यावरण में, जो वातावरण में, उसके संदर्भ में बात की जाती है कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बैलेंस रहता है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार से रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो भी प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। जो इनका फूड प्रोसेस होता है, जो खाना ये लोग बनाते हैं उसमें, और फिर यही जो ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, जो छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन का प्रयोग जो है जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी अपने श्वसन में प्रयोग करते हैं। फिर जो है जितना अधिक जो है श्वसन होगा वो उतना अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में होगा। इसके अतिरिक्त भी आजकल बहुत से जो है अन्य कार्य होकर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बढ़ रही है। तो खैर हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे जो पादप है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है O2 छोड़ती है और इसका जो है जंतु इसका उपयोग करते हैं और जंतु बदले में जो श्वसन में CO2 छोड़ते हैं और जिनका जो है पादप उपयोग करते हैं। अगला हमारा है खाद्य श्रृंखला। इसे हम लोग फूड चेन के रूप में देखते हैं और ये फूड चेन जो होता है ये एक तरह से जो है श्रृंखला के रूप में आबद्ध होता है जिसमें एक जानवर जो होता है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे यहाँ पर देखें जो अल्टीमेट सोर्स होता है, जो घास वगैरह या जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसको लेकर जो है कीट वहाँ से अपना लेते हैं भोजन। फिर वो कीट को जो है मेढक खाते हैं, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गरुड़ खाता है। तो ये जो है प्रक्रिया ऐसे होती है इसमें। ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ फ़ोटोज़ के संदर्भ में देखते हुए बातें करते हुए चलेंगे। इसमें कुछ यहाँ पर पेड़ हैं और पेड़ों की जो है घनी छाया, इन सबको देखें तो इसमें पता चलता है कि जो सभी पेड़ होते हैं उनमें जो है उनकी आकार, ऊंचाई, ये सभी जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई लंबे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। ये जो है वन उत्पाद हैं कि हम वनों से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, शहद, मोहरी जो लाख है, ये लकड़ी की मूर्तियाँ होती हैं, गोंद होते हैं या कत्था होता है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। वहीं देखें कि जो कुछ शिखर हैं, जो उसका ऊपर का जो टिप है उसे ध्यान से देखें तो पता चलता है कि वो सभी जो है एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। किसी का जो है ऊपर का जो शिखर होता है वो नुकीला होता है, किसी का वो जो है चपटा जैसा होता है। इसमें है शिखर और अधोतल। जो शिखर होता है वो ऊपर का जो टॉप जो होता है वो हमें बताता है, वहीं अधोतल जो होता है वो उसके नीचे की जो भी जो वितान के अंतर्गत है वो सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं।
और कुछ जो है भूमि की सतह पर होते हैं और यहाँ पे ही अपना ह्यूमस वगैरह के अंतर्गत जो है डिकम्पोज होते हैं और रहते हैं। ये सभी चीज़ें इस प्रकार होती हैं। ये एक तरह से दिखाया गया है कि किस प्रकार ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है चलता है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं और उसके बाद जो है ये अपना भोजन बनाने के पश्चात ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो अपघटक होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं। सड़ गल जाने के बाद ये अपना काम करके मृदा को जो है पुनः पोषण प्राप्त करवाते हैं। वहीं बात करें मृदा जो है ये बहुत से चट्टानों के टूटने फूटने से जो है ये बनती है और ये जो है जल, ये भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें इस प्रकार से है। ये उसी का चक्र जो है बताया गया है कि किस प्रकार ये संतुलन होता है। वनों के जो है जीव जंतु, उनके बारे में बात की गई है कि वन में कौन कौन से जीव जंतु होते हैं और किस प्रकार जो है ये अपना कार्य करते हैं। और यहाँ पे एक और बात कही गई थी पिछले उसमें हमने देखा कि जो वन होते हैं उसे हरे फेफड़े क्यों कहते हैं। हरे फेफड़े, जैसे फेफड़ों का काम होता है कि शुद्ध वायु जो है उसे पहुँचाना, और उसी प्रकार जो होती है ये वन भी हमें, हमारी प्रकृति को स्वच्छ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जिस प्रकार प्रकाश संश्लेषण या और भी क्रियाएं करके जो भी जो गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उपयोग करके हमारे लिए ऑक्सीजन की जो है मात्रा सुनिश्चित करती है। तो इसी के तहत हम लोग इसे ग्रीन लंग्स या हरे फेफड़े कहते हैं। अब यहाँ पे एक जो प्रक्रिया दिखाई गई कि वर्षा होने के क्रम में जहाँ पे जिस जगह पे जो है वनों का बहुत अधिक संकेंद्रण होता है, बहुत अधिक वृक्षों का संकेंद्रण होता है, वहाँ पर क्या होती है, इसके जो ऊपर वाले जो शीर्ष होते हैं वहाँ से जो बूंदें टकराकर ऊपर से आती हैं, बहुत तेज़ी में आती हैं, उनकी जो गति होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इनसे जब टकराती हैं तो ये कुछ जो होती हैं उनकी गति धीमी हो जाती है, और जब वो धीमी हो जाती है और ज़मीन पर धीमे से पड़ती है तो ये पेड़ पौधे के आसपास जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पर धीरे धीरे ये जो है मृदा में जाती है और मृदा के अंदर धीरे धीरे ये पेंट्रेट करती है, उसको इनफिल्ट्रेट करती है और अंदर में जाकर अंतःश्रवण के माध्यम से मृदा के जो नीचे वाला जो तल होता है, जो भौम जल होता है, वहाँ पर जल जाकर इस भौम जल स्तर को बढ़ाता है। वहीं अगर ये ऊपर वाला जो लेयर अगर नहीं होता, ये वन नहीं होता, तो इसकी गति जो है बहुत अधिक होती और ये मृदा में जो है अवशोषित नहीं हो पाती और ये रन ऑफ यानी कि जो है बहते हुए कहीं नदी नालों के माध्यम से बह जाती और इसका उपयोग जो है भूजल जो हमारा है उसको रिचार्ज करने में उपयोग में नहीं आता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसके माध्यम से हमें स्वच्छ जल की जो आपूर्ति हो पाती है वो भौम जल से हमने देखा था कल कि हम जितने भी प्राणी हैं वो जो है भौम जल का उपयोग करते हैं और भौम जल की जो है मात्रा बहुत कम है होती है, तो इसके द्वारा हम इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि यदि वनों की जो है निरंतर कटाई करते जाएंगे हम सभी, तो फिर क्या स्थिति होगी। जो यहाँ पर दिखाया गया है उद्योग और जो नगरीकरण वगैरह से स्थितियाँ जो है किस प्रकार हो जाती है। यदि वनों के नष्ट हो जाने से क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वातावरण में जो है गर्मी भी बढ़ जाएगी। और ये पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो इनसे ही हमें जो है भोजन की प्राप्ति होती है, वो भोजन भी नहीं मिल पाएगा। पेड़ पौधों में जो है बहुत से जीवों का आश्रय होता है, उससे वो जो है छिन्न भिन्न हो जाएंगे। जो हमारा हमने देखा कि जो खाद्य श्रृंखला है वो एक दूसरे पर जो है निर्भर किस प्रकार बनी हुई है। अगर एक भी जीव जंतु वहाँ से गायब हो जाता है तो किसी एक जीव के जो है बढ़ जाने की जो संभावना है वो बहुत अधिक होगी। जो पर्यावरणीय संतुलन बना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और उसके अतिरिक्त जो हम देखते हैं कि जल जो पर्यावरणीय जो भी आपदाएं आती हैं जैसे कि बाढ़, सूखा, इन सब की जो पुनरावृत्ति है वो बढ़ने लगेगी और जो हमारा अंततः देखेंगे एक जीवन का जो लक्ष्य है वो समाप्त हो जाएगा और हम सभी जो हैं एक बहुत बड़े संकट की रूप में, आपदा के रूप में जो है देखेंगे इसे, वनों के ना रहने की स्थिति में। तो इस प्रकार जो है ये हमारा चैप्टर है, इसमें और कुछ तो इस प्रकार से नहीं है। तो ये हमारा जो है चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।